आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। गोभी की फसल में रोगों की रोकथाम के उपाय। किसानों की बिजली की समस्या को दूर करेगा सोलर पैनल। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गोभी वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें इस फसल से उतना मुनाफा नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए, जिसका एक प्रमुख कारण फसल में लगने वाले रोग है। तो आप इन रोगों की समय से पहचान करके रोकथाम किस तरह से करें, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। सब्जियों में गोभी वर्गीय सब्जियों का बहुत महत्व है। इसकी खेती राजस्थान और अन्य ठंडे गर्म स्थानों पर बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी और पैदावार कीट रोगों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीट रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वो है तना सड़न रोग, जिसे हमारे कुछ किसान भाई सफेद सड़न के नाम से भी जानते हैं। ये फंगस से फैलने वाला रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती हैं और रात के समय स्वस्थ दिखाई देती हैं। तने के निचले भाग पर जलीय धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद फंगस दिखाई देने लगता है, जिससे तना सड़ने लग जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने को आती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में अल्टरनेरिया काला धब्बा रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी फंगस से फैलने वाला एक रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में छोटे काले छल्लेदार गोल धब्बे पत्तियों और तनों पर दिखाई देते हैं, जो आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं, जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं। तो किसान भाइयों, इन रोगों से फसल को बचाने के लिए हमें इसकी खेती करने से पहले ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि आप खेत की तैयारी के समय 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर भूमि को उपचारित कर लें और इसी दवा की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बीजों की नर्सरी में बुआई करें और रोपाई के समय भी इसी दवा से पौधे को उपचारित करके रोपाई करें और अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग ना करें। अगर किसान भाइयों इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी इन रोगों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इन रोगों के रासायनिक नियंत्रण हेतु मैकोजेब 2 ग्राम और कार्बोनडाजिम 1 ग्राम को मिलाकर जब फसल में फूल बनना शुरू हो जाए तब नियमित अंतराल पर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर कर दें, जिससे आप इन रोगों पर नियंत्रण पा लेंगे और अपने उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आधुनिक युग में अब कृषि के क्षेत्र में भी नई तकनीक आ गई है। बिना बिजली के भी अब खेतों में फसल की सिंचाई हो रही है। सोलर सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें ना बिजली जाने की चिंता है और ना ही कोई अतिरिक्त खर्च। जी हाँ, प्रदेश के कई किसान अब अपने खेतों में सोलर पैनल सिस्टम लगवाकर फसलों से अच्छी पैदावार ले रहे हैं और शासन भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रहा है। तो इस तकनीक का लाभ अब कैसे लें, आइए जानते हैं कृषि अभियंता अंजनी सुधाकर से। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर समय पे बारिश ना हुई तो इनसे उनका जो कृषि है वो प्रभावित होता है, फसल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, 3-4 मेजर कंपोनेंट्स है, एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं
तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ़ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद फिर अगर हम कई जगह हम डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मोटर चलाने के लिए, तो उसमें आपका जो वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित होता है। तो हमारी भारत सरकार आजकल मौसम अनुकूल खेती पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो उनका ये कहना है कि कृषि से जो भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, तो और मौसम अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि हम अगर डीजल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपका जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर लगातार जारी है। ऐसे में राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी होगी, नहीं तो मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है। कभी कभी तो लापरवाही की वजह से तालाब में मछलियां मरने लगती है। ऐसे में मछली और मछली तालाबों की देखरेख आप कैसे करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ प्रदीप श्रीवास्तव। जो हमारे मत्स्य कृषक हैं वो मछली पालन काम तो अवश्य कर रहे हैं और काफ़ी कुछ उनको फ़ायदा भी उसमें मिलता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि चूंकि उनको तकनीकी रूप से पूरी जानकारी ना होने के कारण से वो जिस ढंग से हमें मछली पालन का काम करना चाहिए या जितना हमें उससे फ़ायदा मिलना चाहिए उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई तकनीकी जानकारी हो, साथ ही हमें उसमें खाद क्या डालना है, उनकी देखरेख क्या करना है, इन सब बातों की आवश्यकता होती है। हम लोग को कई प्रकार क्या होता है, खाद डाली जाती है। इसमें एक प्रमुख होती है कार्बनिक खाद। खाद को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक कार्बनिक खाद और एक अकार्बनिक खाद। ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर होता है जैसे कि अपना गोबर हो गया, सरसों की खली हो गया, सड़े गले पदार्थ हो गया, इन सब चीज़ों को उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर सरसों खली, इन सब चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमको अच्छी उनकी वृद्धि हो सके। जिस प्रकार से हमको आपको सबको भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मछलियों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपके तालाब में 1 कुंटल मछली है, अर्थात 100 किलो मछली आपके तालाब में है। ये आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग गया।
तो हमको उसमें करीबन 2% या 2 से 3% मछली का भोजन प्रतिदिन डालना है। इसको डालने का तरीका ये होता है कि सीधे अपने को तालाब में नहीं डालना है, इसको एक थैली में लटका दिया जाता है। थैली में भर के कुछ खूंटे गाड़ के उसको 2-3 जगह पे आपको लटका दिया जाता है, क्योंकि यदि आप सीधे तालाब में डाल देंगे तो भोजन क्या होगा, तालाब में तलहटी में जाके बैठ जाएगा और अपना जो उसका उपयोग होना चाहिए उपयोग नहीं होगा। यूरिया, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सब चीज़ें भी हमको डालनी चाहिए। ये सब चीज़ें डालने से भी क्या होता है, जो पानी में पोषक तत्वों की कमी होती है वो कमी पूरी हो जाती है। साथियों, अब क्या होता है कि अपने यहाँ तालाबों की देखरेख के संबंध में एक बात बताना जरूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ मछली मरने लगती है। वो मछली मरने का मुख्य कारण ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यदि आप फव्वारा बीच में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हमारी मछली के लिए बड़े फायदेमंद सिद्ध होता है। उससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आपकी मछली उसमें काफ़ी अच्छी पैदावार अच्छी होगी। या फिर हम पंप से भी पानी डाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमें ये व्यवस्था बनानी है कि कुछ ना कुछ पानी उसमें हम डालते रहें, जिससे कि उसका जल स्तर भी ना घटे और हमारे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी बन रहे। एक बात हमारे यहाँ ये देखी जाती है कि जब हम लोग इसमें जो तालाबों में बहुत ज़्यादा अनावश्यक जलीय वनस्पति बन जाती है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन की जलीय वनस्पतियों को निकाल दें। 12मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। एक बात और भी है जो प्रमुख है कि चूना डालना, तालाब में चूना डालना, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चूना डालने से देखिए क्या होता है कि चूना एक साथ कई प्रकार के हमको फ़ायदा देता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि करता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसमें अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा को बैलेंस करता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि पानी में जो अनावश्यक कीटाणु हैं उनको वो मार देता है। चौथा फ़ायदा उसमें होता है कि पानी की सफाई करता है उसमें से। तो चूना तो हमें हमेशा लगातार डालते रहना चाहिए और चूना डालने के लिए कम से कम 3 महीने में एक बार तो आपको डालना चाहिए। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रति माह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इससे वनस्पति पलवकों एवं जंतु पलवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, जिन्हें खाकर मछलियाँ तेजी से बढ़ती है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारी मछलियों में रोग होने की संभावनाएं काफ़ी कम देखी गई हैं उनके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि मछली के ऊपर एक प्रकार का तलीय पदार्थ होता है जिसे अपन म्यूकस कहते हैं। यह मछली का एक बहुत अच्छी सुरक्षा आवरण होता है। इससे मछलियां हमारी बीमार बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारी मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी रोगग्रस्त मछलियों को हमको पहचान होना जरूरी है कि हमारी मछलियां रोगग्रस्त हो रही हैं। पहले लक्षण पहचानिए कि उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। जब कभी आप जाल चलाएंगे और मछलियों को निकालते हैं तो उसमें प्राय देखने को मिलेगा कि कुछ मछलियों की कुछ कटी हुई रहती है, कुछ उनके शरीर पे चिकते से पड़ जाते हैं और कुछ मछलियों का मुंह काफ़ी खुला रहता है और मरने लगती है। तो इन सब मछलियों को उपचार करने के लिए क्या होता है कि आपको उन मछलियों को बीच बीच में जाल चलाकर आप देखते रहिए। बाहर आप निकाल के अलग से रख लीजिए जाल में और उनको पोटास के घोल में और नमक के घोल में 1-2% उसमें नमक डाल दीजिए। मान लीजिए आपने आधा बाल्टी आपने नमक आधा बाल्टी पानी लिया है तो उसमें करीबन 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और पोटास जो बाजार में आसानी से मिलता है जिसे अपन नीली दवा कहते हैं, तो इसका भी एक घोल बना लीजिए। बगल में एक टब रख लीजिए और दोनों पहले एक बार पोटास के घोल में उनको डालिए और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए डालिए और थोड़ी देर बाद उनको नमक के घोल में डालिए। इस प्रकार से उनका उपचार हो जाएगा। उनको पुनः उसमें छोड़ दीजिए। तो इससे जो चिकते पड़ रहे हैं या जो उनके पंखी जो गल रही हैं तो ये सब बातें उनमें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। और भी यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी पड़ती है तो हमारे मछली विभाग में आके जो हमारे जो इस संबंध में जो जानकार लोग हैं हमारे मछली विभाग में, तो उनसे आप संपर्क कीजिए जिससे कि आपको किसी प्रकार का रोग होने की संभावना कम रहे और रोगग्रस्त होकर हमारी मछलियों से नुकसान न होने पाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जिरोली, जिला भरतपुर के किसान अवधेश कुमार ने। आप पपीता के बागों की देखरेख और उसमें किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं तो अवधेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा क्षेत्रों में जो किसान भाई पपीता के खेती कर रहे हैं उनके सामने एक जाड़े का जो प्रबंधन करने की के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम जाड़े के मौसम में कैसे पपीते की खेतों को हम अच्छी तरह से कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा पपीते के जो भी खेत हैं उसमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, नमी हमेशा रहना चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपको वो पौधे में पाला मारने की समस्या होगी। पपीते के पौधे ठंड के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। पाला पड़ने पर पपीते के पौधे मरने लगते हैं और ऐसे में पपीतों के छोटे और नवरोपित पौधों को पुआल की टाटी बनाकर पौधों के उत्तर पश्चिम दिशा से तीनों ओर से ढक दें। साथ ही पाला पड़ने पर बाग के चारों ओर धुआं करें। साथ ही आप देख रहे हो कि इस रबी मौसम में अनेक प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, जिसमें जो आपके जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए, मिर्च हो गए, ये सब इनमें एक कीड़े का कभी कभी प्रकोप देखा जाता है और वो कीड़ा जो है वाइट फ्लाई या थ्रिप्स जो है पपीते के पौधे को भी आक्रांत करता है। तो कीड़े और बीमारियों का भी आप समुचित देखभाल इस समय में करेंगे। पपीते के बाग में इन कीटों के कारण पर्णकुंचन यानी लीफ कर्ल रोग होता है, जिसके लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी और झुर्रीदार हो जाती हैं। पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी शिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण है। रोगी पौधों में फूल कम आते हैं। रोग की तीव्रता में पत्तियां गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए रोगी पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। साथ ही सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस समय पपीते के बाग में चूर्निल आसिता रोग का प्रकोप होता है। ये रोग ओडियम यूडिकम कैरिकी नामक कवक से होता है। इससे प्रभावित पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमाव हो जाता है, जो बाद में सूख जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फरवरी का मौसम आते हैं तब उसमें आप खाद और उर्वरक का फिर पुनः उपनिवेश करेंगे, जो लगभग 200 ग्राम नत्रजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास प्रति पौधे के दर से दे करके आप उस पौधे को उर्वरक का प्रयोग करेंगे उसमें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत।